compiled my experiences in this book. हमारे इस पैनल में we have great authorities, great literaturists. We have the senior most among us is Bhishma Kukreti sir, जिनका बहुत बड़ा नाम है, and he has done a lot of translation, all translation of big people, big English Western writers to Gadwali language, a lot of work that he has done. Then we have Dr. Harisuman Bisht ji, a renowned novelist, international writer, whose books have been translated into various languages. We have Dr. Bisht, who worked as Secretary, Hindi Academy for Government of Delhi, NCR, for very many years. He is also with us. Then we have with us the young lady, Kusum Kandwal Bhatt. Now, Kusum ji is a double MA, double postgraduate. She has been doing a great job. She is running an NGO, Search My Child Foundation. And somehow I found that the work she is doing is really great. She has already done a big thing actually. She has filed a petition for opening a separate police cell for children. So far we have women and children combined together. तो उन्होंने ये कोशिश किया है कि चाइल्ड के लिए एक अलग से हो जाए. इसके साथ हमारे पैनल के दूसरे सदस्य हैं प्रदीप गेदवाल जी, जो भी हमें ज्वाइन करेंगे, who is the owner of the Pravadiya News channel. And then of course we also have Neeraj Bawari. Neeraj Bawari is a business manager, he's a trainer, he's an educationist, and he has done his training program right from Manila to UNESCO House in Delhi. Various languages he knows. He is very well and conversant in Urdu, Punjabi, Hindi, English, and so many other languages also. So he will also be joining us. इस पैनल को, किसी भी पैनल को रन करने के लिए we have to have some moderator. So I will be requesting Dr. Harisuman Bisht ji to please accept to moderate this discussion. Harisuman Bisht ji, please मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको मॉडरेशन करने के लिए अनुमति दें और इसको मॉडरेट करें. धन्यवाद. धन्यवाद. आप सबका मैं स्वागत करता हूं और विशेषकर मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भीष्म कुकृति जी को अपने सामने बातचीत में शामिल होते हुए देख रहा हूं और मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. और साथ में कुसुम कंडवाल जी हैं और जिनका बड़ा योगदान है और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. मैं रावत जी आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा. यह पुस्तक जब आपने प्रकाशित करने की सोची थी तब मुझे याद है कि आपने इसका ईमेल से इसका मैटर मुझे भेजा था और पढ़ने के लिए भेजा था कि मैं उसको पढूं. मुझे क्षमा याचना आपसे इस संदर्भ में करनी है कि मैं इस किताब के मैंने 1-2 चैप्टर पढ़े थे और मैंने उसके बाद इसे नहीं पढ़ा था. इसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूं और अपना स्पष्टीकरण भी मैं देना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूं. वो इसलिए कि वो पीरियड जब आपने मुझे ये किताब भेजी थी तो उस दौरान मैं अपने काम पर लगा हुआ था. मैं 2 उपन्यासों पर काम कर रहा था जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और मुझे एक निश्चित समय पर वो काम पूरा करके और देना था और उसके साथ साथ बहुत व्यस्तताएं थी जिन्हें मैं कर रहा था. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें एक आपकी पुस्तक में एक चैप्टर आया है कृष्ण पर और मैंने उसे पढ़ा, मैंने उसी तत्काल पढ़ लिया था और संयोगवश उस दौरान मैं एक महत्वपूर्ण पुस्तक कृष्ण पर ही पढ़ रहा था, श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान की. ये किताब मैं पढ़ रहा था, इसको रेफरेंस के तौर पर मैंने कहीं कोट करना था. तो मैंने ये किताब बहुत बड़ी किताब है, लगभग 1200 पेज की किताब है, मुझे ये पढ़ के ख़त्म करना था. मैंने ये सोचा कि यदि मैं कृष्ण के
बारे में किसी और पुस्तक को अभी पढ़ूंगा तो शायद मैं कहीं कंफ्यूजन में और या मैं किसी और उसी भ्रम की स्थिति में आ सकता हूं। तो मैंने उसके बाद आपकी उस किताब को नहीं पढ़ा और मैंने रख दिया। और जब मैंने काम खत्म किया और लगातार काम करते करते मैं ये भी भूल गया कि आपने मुझे वो किताब भेजी थी और मुझे उसे पूरा करना था। तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं कि मैं उस समय ना इस पर पढ़ पाया और ना अपनी प्रतिक्रिया दे पाया। आज मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। यह पुस्तक 5 नीतिज बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और खासकर जिसे मैंने केवल प्रिंट के रूप में देखने का एक आपको सुझाव दिया था कि इसे पुस्तक रूप में आना चाहिए। तो आज वो मेरी जो कल्पना थी और आपका जो विचार था, आपने जो सोचा था, वो आज ये यहाँ पर पूरा हुआ है और मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह किताब किसी भी कोण से मुझे ये नहीं लगती कि एक ऐसे लेखक के द्वारा लिखी गई है जिसने लेखन के क्षेत्र में अभी ज्यादा काम ना किया हो। जब मैं इसको शुरू से अंत तक इसे पलट गया तो मुझे लगा कि निश्चित तौर पर ये एक महत्वपूर्ण किताब है और महत्वपूर्ण आज के संदर्भों में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। जो इसमें नीतियां दी गई हैं, जो इसमें बातें उठाई गई हैं, जिस तरह से जिस उसमें आपने लिखा है, सचमुच में एक महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में इसे आना चाहिए था और आपने इसे कर दिखाया। तो इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। लिखना एक सरल काम नहीं है और लिखना अनुभूतियों के आधार पर है। ये अनुभूतियां आप किसी भी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे ठेस हो, तनाव हो, लगाव हो, लगातार मैं ये बात कहता हूँ, दर्द हो। इन तमाम अनुभूतियों से जब आप चीज़ों को लेते हैं और सुंदर सुंदर शब्दों में लोक कल्याण के लिए चीज़ों को सामने रखते हैं और लोक कल्याण की भावनाएं आपके लेखन में निहित होती हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक महत्वपूर्ण रचना कार्य पूरा करते हैं और आपने वही किया है। इसमें जब मैं कृष्ण को पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कृष्ण सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं है। कृष्ण को हम सिर्फ एक भगवान के रूप में नहीं देखते। कृष्ण को हम एक समग्रता में देखें तो कृष्ण एक व्यक्ति न होकर हर व्यक्ति में निहित है, हर व्यक्ति में मौजूद है। कृष्ण जितने हमारे जीवन के साथ, इसके सृजन के साथ, इसके विकास के साथ, इसके अंत के साथ तमाम जितनी चीजें अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं उनमें पूरी तरह से कृष्ण मौजूद है। और ये मौजूदपन, चाहे आप इसको कहें कि वो भगवान है, आप ये भगवान की दृष्टि से भी उसे देख सकते हैं, आप एक पॉलिटिशियन के रूप में उसे देख सकते हैं, आप एक थिंकर के रूप में उन्हें देख सकते हैं, एक जीवन दार्शनिक के रूप में उन्हें देख सकते हैं। समग्रता में कृष्ण को देखें तो बहुत बड़ा विशाल एक व्यक्तित्व हमारे सामने उभर कर आता है और हम ये मान के चलते हैं कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है। तमाम ब्रह्मांड की या हमारे इस भूलोक की तमाम वो गतिविधियां, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी गतिविधियां जिनसे हमारा जीवन पूरी तरह से निर्मित, संचालित और आगे बढ़ता है, उनमें भगवान कृष्ण पूरी तरह से मौजूद है। तो भीष्म कुकृति जी ने बहुत खूबसूरत बात इसकी भूमिका में जो लिखी है, तो उससे मेरी जो अवधारणाएं हैं बहुत स्पष्ट हो जाती हैं और मुझे लगा कि ऐसी पुस्तक जिस कृष्ण को आज हम एक भगवान के रूप में देखते आए हैं, वो कृष्ण सिर्फ भगवान के रूप में नहीं है, एक शक्ति के रूप में, एक ऊर्जा के रूप में भी हमारे साथ है। वह एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट करता भी है, वो व्यवस्थाएं भी करता है, व्यवस्थाओं को तोड़ता भी है। लेकिन सबसे बड़ी उनकी जीवन की जो अवधारणा है वो ये है कि आप किसी के अहित में नहीं जाइए, किसी का आप बुरा न कीजिए, आप जोर जबरदस्ती किसी से संघर्ष मत कीजिए, आप किसी को परेशान न कीजिए। ये तमाम जीवन की जो हमारी धारणाएं हैं, उन धारणाओं से ऊपर उठकर कृष्ण ही सोचते हैं और अपने को यहाँ तक कहते हैं कि जो आप में ताकत है, आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो तमाम ऊर्जा का जो ठीक ठीक प्रयोग है कृष्ण यूं ही नहीं करते। वो जब महाभारत का युद्ध होता है तो सीधे सीधे युद्ध करने के लिए नहीं जाते, और वो कोशिश उनकी यही रहती है कि युद्ध टाला जाए, युद्ध संघर्ष से बचाया जाए। दूसरी जो धारणाएं हैं जो उनको वो लगातार खंडित करते हैं। लेकिन
कृष्ण अपनी ऊर्जा का प्रयोग, अपनी ताकत का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग तभी करते हैं जबकि अति और सीमाएं पार हो जाती हैं। जब कोई भी संघर्ष बहुत उनकी सीमा से वो इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका आखिरी निर्णय युद्ध है। तो ये कृष्ण के चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता मुझे दिखती है और आज की तारीख में ये बहुत रिलीवेंट भी है, प्रासंगिक भी है। और मैं चाहता हूँ कृष्ण जैसे व्यक्तित्व पर लिखना इतना आसान नहीं है। आपने लिखना आसान नहीं है, और जो उस पर जो कृष्ण पर आज तक लिखा गया है, जिस किताब का मैंने आपने जिक्र किया, वो पूरी तरह से कृष्ण के जीवन की एक बायोग्राफी है। पूरे उनके व्यक्तित्व को उस किताब में समेटने की कोशिश की है। लेकिन आज के तारीख में जब हम इस डिजिटल युग में रह रहे हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन बड़े बड़ी किताबों को, उन दर्शन को, उन जीवन दर्शन को हम पढ़ पाए, उतना समय हम निकाल पाए। लेकिन आपने कृष्ण के व्यक्तित्व को पॉइंट टू पॉइंट बहुत बारीकी से उस बड़ा अध्ययन करके जिस तरह एक समग्रता में उनको इस पुस्तक में रखा है, सचमुच में वो प्रशंसनीय है। ये मुझे इस किताब की उपलब्धि लगती है। और आज के तारीख में कृष्ण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आपकी किताब के ये जो इस चैप्टर को मैं कोई भी पढ़े तो उसे लग जाएगा कि कृष्ण हमारे जीवन में कितना उनकी प्रासंगिकता है और कृष्ण हमारे लिए क्यों आज भी महत्वपूर्ण है। इसलिए ये चैप्टर मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। दूसरा इस पुस्तक में आगे शिवाजी पर आपने एक चैप्टर लिखा है, छत्रपति शिवाजी पर। छत्रपति शिवाजी को हम सिर्फ एक योद्धा के रूप में देखते हैं, ठीक, और उनका जो राष्ट्रवाद है, जो उनकी राष्ट्रीयता है, देश के प्रति उनका समर्पण है, वो अद्भुत है। आज की तारीख में जो राष्ट्रवाद हम इस देश में देख रहे हैं, जिस राष्ट्रवाद को लेकर हम आपस में बढ़ रहे हैं, मेरा राष्ट्रवाद दूसरी तरह का और आपका राष्ट्रवाद दूसरी तरह का है, ये इस पुस्तक में स्पष्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ राष्ट्रवाद उनके लिए एक है, एक राष्ट्र है जिसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं और उसी के लिए वो लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। ये इस किताब से मुझे जानकारी मिलती है और मैं इसी रूप में छत्रपति शिवाजी को महत्वपूर्ण मानता हूँ कि आज उनकी प्रासंगिकता उस रूप में होनी चाहिए। हाँ, आज जो आपका और राष्ट्रवाद और मेरा राष्ट्रवाद करके हम चीजें को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, एक विद्वेष और संघर्ष की स्थिति में हम पैदा कर रहे हैं, ये किताब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है और ये चैप्टर तो खासकर और भी महत्वपूर्ण है। फिर इसमें अगला एक चैप्टर है माओ त्से तुंग का। माओ दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक हैं और जीवन को उन्होंने पूरी तरह से समझा है और उन्होंने लगातार उन्होंने हमेशा व्यक्ति को छोटा नहीं समझा। उन्होंने उससे वैचारिक रूप से व्यक्ति को कहा कि आप बहुत बड़े हैं, आप छोटे नहीं हैं, आप किसी लेवल पर छोटा नहीं सोचते हैं, आपको बड़ा सोचना चाहिए। लेकिन बड़े सोचने के लिए आपको बड़ा करना है तो आपके लिए उसी तरह के संसाधनों की जरूरत आपको होती है। तो यदि आज हम ये कहें किसी व्यक्ति से, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले व्यक्ति से कि आप में तो तमाम सारी संभावनाएं दिख रही हैं, आप देश को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे, बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए साधन नहीं हो, उस व्यक्ति से हम ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो माओ का जो एक जो जीवन का दर्शन है, जो जीवन को लेकर है, वो कहते हैं कि समानता का अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार होने चाहिए, चाहे आप किसी भी क्षेत्र का कोई भी अधिकार हो, वो बराबर आपको अपना विकास करने के लिए, देश का विकास करने के लिए, राष्ट्र के विकास करने के लिए तमाम बड़ा सोचना है और बड़े जो संसाधन है उन पर भी आपका अधिकार होना चाहिए। और यदि आपको बड़ा होना है, आपको स्वप्न दिखाए जाए और लेकिन आपके पास संसाधन नहीं है, वह उपलब्ध नहीं कराए जाए, तो उस तरह का जो विकास है वो हम देख रहे हैं। हमारे सामने दो उदाहरण है, हमारा देश भी है और हम चाइना को भी देख रहे हैं। चाइना हमारे बाद, संभवतः मुझे याद है कि चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है और आज वो कहाँ पहुंच चुका है और कहाँ हमारी स्थिति है, हम विकास के किस पायदान पर हैं और चाइना आज किस विकास के किस श्रेणी पर पहुंची हुई है। तो तमाम हमारे देश में मैं एक बात लगातार कहता हूं कि जब तक हम अपने दार्शनिकों का, अपने लेखकों का, अपने कलाकारों का, अपने
नीति निर्धारकों का सम्मान नहीं करते, तब तक हम कोई विकास का एक उचित पैमाना तय नहीं कर सकते और ना हम विकास कर पाएंगे। तो ये बहुत जड़ा है कि आज माओ पूरे दुनिया में जाना जाते हैं। तो माओ का जो विचार, माओ केवल व्यक्ति रूप में नहीं है, माओ को उसके विचार से हम जानते हैं। और इस विचार की कमी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन कमी है तो हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है और संसाधनों पर अधिकार की कमी है। लगातार मैं इस बात को महसूस करता हूँ। इसी तरह यहाँ इसमें एक और महत्वपूर्ण चैप्टर आता है गांधी का। गांधी के नाम से कोई भी अपरिचित नहीं है। गांधी एक व्यक्ति नहीं है। मैंने मेरा एक नया उपन्यास आ रहा है जो अभी प्रकाशन में है, उसमें मैंने एक ही बात कही है, गांधी केवल एक व्यक्ति रूप में नहीं है। गांधी का यहाँ जन्म हुआ है, एक व्यक्ति के रूप में मैं उसे नहीं लेता। गांधी हमारे यहाँ एक जीवन शैली है जिसे हम जीते हैं। गांधी, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं उड़ता हूँ, मैं जागता हूँ, मैं घूमता हूँ, मैं तमाम जीवन की जितनी मेरी गतिविधियां हैं उनमें गांधी पूरी तरह से विराजमान है। तो गांधी को व्यक्ति के रूप में यदि मैं कहूँ कि गांधी का एक अहिंसा का सिद्धांत है, एक सत्यवादी सिद्धांत है, और गांधी को हम एक दूसरे चीजों के, एक राष्ट्र के नेता के, राष्ट्र के पिता के रूप में भी यदि हम लेते हैं, तो मैं उसे यही कहना चाहूंगा कि गांधी मेरे लिए एक जीवन शैली है, जीवन शैली को हम ओढ़ते भी हैं और बिछाते भी हैं। तो गांधी को मैं इस रूप में लेता हूं। मैंने इस किताब को इतना पढ़ा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज की तारीख में जिस तरह, जिस शैली में आपने जिस परिपक्वता के साथ इसे लिखा है, निश्चित तौर पर जो हमारी जनरेशन है, ये जो हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा और आपको सुझाव भी ये देना चाहूंगा कि जिस तरह के चैप्टर आपने इसमें लिखे हैं, इसी तरह के चैप्टर और लिखें और इसका एक्सटेंशन करें, इसका विस्तार करें, और कोशिश करें कि ये हिंदी में भी आए और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी आए। केवल हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ के अपने को अपडेट नहीं कर सकते, आज हमारे पास उतना समय नहीं है। तो मैं इस किताब को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आपने इसे इस रूप में रखा है। और चूंकि आपके पास तो मैनेजमेंट का पूरा नजरिया है, उस जीवन को आपने जिया है, आपने उस तमाम अनुभवों से आप गुजरे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा काम आप इसके अलावा आगे आप करें। तो मेरे लायक जो भी सेवा होगी मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। निश्चित तौर पर एक बार फिर मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। जी, अब मैं, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ, मैं अपनी बात यहीं पर विराम देके मैं अब चाहूंगा अनुरोध कि भीष्म जी जो हमारे वरिष्ठ हैं वो इस पर अपनी राय दें, क्योंकि उन्होंने इसका प्रीफेस भी लिखा है और वो हमारे अग्रज हैं। मैं चाहता हूं कि वो इस पर अपनी दृष्टि डालें। नमस्कार सभी को, नमस्कार दर्शकों को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। रावत जी को पहले मैं, श्री सुरेंद्र रावत जी को बधाई देता हूं कि वो ये पुस्तक मतलब प्रकाशित हो गई है और लोगों के लिए ये अवेलेबल है। पुस्तक जब मेरे पास आई थी, रावत जी ने भेजा था कि भाई इस पे कुछ प्रीफेस लिखो, तो नॉर्मली मैं साहित्यकार नहीं हूँ, एक्चुअली मैं तो मैनेजमेंट का आदमी हूँ, बॉटनी का आदमी हूँ, पर मैं साहित्य में आ गया तो मैं सोच रहा था कि अंग्रेजी साहित्य को मैं कैसे उस पर मैं अपना फॉरवर्ड नोट लिखूं। पर जब मैंने पढ़ने शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो मेरे ही विषय है, मतलब मैनेजमेंट का ही विषय है जी। इसमें उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसको बोलते हैं 5 नीतिज जो है वो उनका, या दिस इज नॉट फिक्शन, 5 नीतिज, हम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे जीना है, कैसे कॉन्फ्लिक्ट के साथ जिंदा रहना है, कॉन्फ्लिक्ट को साथ जिंदा रह करके कैसे उसको जीतना है, ये बुक का सार ये है। अगर हम देखें अपनी जिंदगी में, हम हर समय कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के साथ बढ़ते रहते हैं। आप बस में जाओ तो वहां हम जो है सीट के लिए संघर्ष करते हैं, ट्रेन में जाओ तो सीट के लिए संघर्ष करते हैं, एग्जाम पास करने के लिए संघर्ष करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। एग्जाम पास करने के बाद फिर हम जो है अपने नौकरी पेशा या बिजनेस के लिए संघर्ष करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आता है।
आपस में द्वंद्व आता है दो आदमी के बीच में या समाज या आदमी के बीच में, तो हमें द्वंद्व के साथ ही रहना है। बुक जो है वो इसी के बारे में है कि द्वंद्व के साथ रहते हुए कैसे हमको ऊपर आना है। जिसने द्वंद्व को अवसर बना लिया, पुस्तक का जो सार है वो है जिसने द्वंद्व को अपना अवसर बना लिया वही ऊपर आता है, वही बड़ा नेता होता है। सबसे पहले उन्होंने लिया श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को जो मैं मानता हूँ द्वंद्व या वारफेयर के हिसाब से या रणनीति के हिसाब से, रणनीति के हिसाब से वो सबसे बड़े डिफेंडर है। मतलब बचाव का सबसे बड़ा जो किसी ने काम किया है अपने इतिहास में वो है कृष्ण का उदाहरण। बचाव, डिफेंड जो है मेरे पास मैं डिफेंड करूंगा, जो कोई मुझे मारने आएगा मैं उसे डिफेंड करूंगा, ऑफेंस नहीं करूंगा। कृष्ण ने अपने जिंदगी में जो भी हमने पढ़ा है या जो भी इस किताब में भी है, कभी भी आक्रमण नहीं किया उन्होंने, बल्कि आक्रमण को रोका, आक्रमण को अपने से बचाया और बड़े आदमी बन गए। पूतना हो, बकासुर हो। हेलो हेलो, जी 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 कहिए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, बकासुर या जितने भी असुर हो वो कृष्ण को मारने आए थे। कृष्ण उनके पास मारने नहीं गए, ऑफेंस नहीं किया उन्होंने, डिफेंस किया। और डिफेंस में इतनी ताकत आई कि वो कृष्ण बन गए। कृष्ण वो कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बने, कृष्ण वो बन रहे थे जब उनको कंस ने या जिसने भी उनको मारने के लिए भेजा तो उन्होंने डिफेंड किया। और डिफेंस इज अ बिगेस्ट ऑफेंस। जो अपने को सुरक्षित रख सके उससे बड़ा आदमी कोई हो ही नहीं सकता। वो कृष्ण ने भी बताया और हमारे जितने भी आप अगर वो देखें अपने आक्रमण की या लड़ाइयों का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो अपने को बचा सका वही बड़ा नेता बना है, बड़ा आदमी बना है, बड़ा राजा बना है या बड़ा जो भी बना है वो डिफेंस के कारण। अब हम आते हैं दूसरा है जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट है, ऑफेंस। लड़ाई या संघर्ष में क्या होता है, एक अपनी जो उसके पास है वो डिफेंड करेगा, दूसरा आक्रमण करेगा उस डिफेंस जिसके पास है उससे लेने का। तो उसमें सबसे बड़ा आक्रमणकारी इस पूरे 10,000 के मैंने जो पढ़ा है अपना इसका लड़ाई का युद्ध का जो इतिहास है उसमें गांधी जी। अब हर एक हंसेगा कि गांधी जी ने तो आक्रमण किया ही नहीं। यस, उन्होंने आक्रमण नहीं किया, पर आक्रमण किया किस पे? ब्रिटिश राज पे। किससे किया? एक ऐसा हथियार लिया जो किसी ने सुना नहीं था, किसी ने देखा नहीं था, न किसी को पता था कि ये भी हथियार हो सकता है। लेकिन हिंदू जैसे डॉक्टर विष्णु ने कहा है कि ये हमारी जीवन शैली थी जो अहिंसा है और अहिंसा के हिसाब से चलना, जो हमारी लाइफ स्टाइल जो थी वो अहिंसात्मक थी। महाभारत के अंतिम अध्याय पढ़ लो, बुद्ध का जीवन पढ़ लो, जैनिज्म पढ़ लो, बुद्धिज्म पढ़ लो, अशोक का पढ़ लो, या गुप्त काल में जितने भी राजा या बड़े बड़े लोग हुए उन्होंने अहिंसा पे बड़ा ध्यान दिया और लोगों को प्रचार भी किया। तो हम जो है अहिंसा के, हमारा जो अंदर से बैठा हुआ है वो हमारे चेतना के अंदर अहिंसा बैठी। जब उन्होंने लोगों को बोला, उससे भी पहले आए होंगे बस ब्रिटिश राज से स्वतंत्र होना 1857 पर, और किससे हुआ था? हथियारों से लड़ाई थी वो। महात्मा गांधी ने बोला नहीं, हम लड़ेंगे, हम इन पे आक्रमण करेंगे, बस किससे? अहिंसा से। और चूंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में वो अंदर घुसा हुआ था अहिंसा, उसके हिसाब से उनके साथ बोले और हम जीत गए। तो आक्रमण किया उन्होंने, हाँ, उनका हथियार जो है अहिंसा था, बिना खून खराबे के हथियार था। वो सबसे बड़ा ऑफेंडर, सबसे बड़े आक्रमणकारी अगर कोई है दुनिया में वो है गांधी जी। बट बिना खून खराबे के, बिना रक्तपात के उन्होंने ये लड़ाई जीती। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो द्वंद्व था उसको जीता। तीसरे हैं माओ त्से-तुंग। माओ त्से-तुंग को एक्चुअली ये चाइना भी जो है ना, उनका भी अपने अंदर एक संस्कार है, वो है संतुजू के, जो उनके एक बहुत बड़े रणनीतिकार थे जिन्होंने युद्ध के हिसाब से अपना फिलॉसफी लिखी है चाइना वालों के लिए। संतुजो उनकी जो वो है, उनमें वो माओ त्से-तुंग ने भी पढ़ी, सभी चाइनीज ने पढ़ी। चाइना तो छोड़िए, इंडोनेशिया, अपना ये सिंगापुर, कंबोडिया, जो भी चाइनीज ग्रुप है, जो जापान वगैरह, वो उन संतुजो के ही फिलॉसफी पे चलते हैं। उनका जीवन शैली ही संतुजो है। उसमें एक सबसे बड़ा जो संतुजो को मैंने पढ़ने से पता लगा कि धोखा। अब बुरे माने चाइना या लेफ्टिस्ट बुरे, उनको मारने दीजिए, पर धोखा जो है चीन की सबसे बड़ी फिलॉसफी है। मतलब छुप के
सामने नहीं आओ। आप देखे होंगे चीनी नेता जो यहाँ आते हैं भारत में या किसी, उनका फेस ऐसा रहता है, वो हंसते नहीं है न रोते हैं, उनके उनके कोई फेस में दिखता ही नहीं, क्योंकि संतोष जी ने कहा है कि सबसे बड़ा हथियार आपका, आपको कोई पता नहीं लगा सके आप क्या सोच रहे हैं। तो माओ त्से-तुंग ने भी वही हथियार, द्वंद्व जो है वही लिया, और वो था उनका आश्चर्य। माओ त्से-तुंग का जो हथियार था वो आश्चर्य करने, जिसको फ्लैंकिंग बोलते हैं। लड़ाई सामने से नहीं करनी है, पीछे से या दाहिने से या बाएं से अपनी सेना ले जा करके। ये तकरीबन थोड़ा थोड़ा वैसे ही था। अगर किसी को पता होगा, अलेक्जेंडर जो इसने जो लड़ाई लड़ी थी अलेक्जेंडर ने इसके अगेंस्ट में, पौरुष वगैरह में, वो फ्लैंकिंग थी, सामने से नहीं थी लड़ाई, वो अगल बगल में वो थी, उस तरह की थी। उसमें हथियार भी अलग होते हैं, उसमें जो टेरिटरी है वो भी अलग होती है। सपोज मैं लड़ रहा हूँ इस टेरिटरी पे, तो मेरे को बगल में आ जाए जो मेरी टेरिटरी नहीं है, वहां मैं कमजोर पड़ूंगा, तो उसको फ्लैंकिंग बोलते हैं। तो दैट इज कॉल्ड फ्लैंकिंग वारफेयर। थर्ड जो है, फोर्थ आते हैं शिवाजी। शिवाजी को तो वैसे भी गोरिल्ला, गोरिल्ला का ये होता है कि जब छोटा होता है तो वो, जैसे दिल्ली तो बहुत बड़ा राज था औरंगजेब का, और शिवाजी के पास कोल्हापुर के आसपास या बीजापुर के आसपास का जमीन थी। उन्होंने क्या किया, वो गोरिल्ला वार किया, सीधा अटैक वार नहीं किया कि जैसे जैसे चूहा होता है अपने बिल पे रहता है और फिर बाहर आता है और उसको तंग करता रहता है। तो उन्होंने जो गोरिल्ला वार की वो बेस्ट सुटेबल थी, उसमें जीते, और आज तक हम जो है शिवाजी को अपना बड़ा नेता मानते हैं। गोरिल्ला वार एंड जो चाणक्य नीति जो इन्होंने दिखाई थी, इसमें जो डॉक्टर ये रावत जी ने, सुरेंद्र जी ने दिखाई है, चाणक्य ने ये चारों यूज किए हैं। चाणक्य को जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने कृष्ण नीति यानी डिफेंड, चाणक्य को जरूरत पड़ी तो उन्होंने डायरेक्ट ऑफेंस भी किया है, चाणक्य को जरूरत पड़ी तो उन्होंने फ्लैंकिंग, आश्चर्य से अपने अपने क्या बोलते हैं प्रतिद्वंदी को हराना। फिर उन्होंने गोरिल्ला वार भी किया है, जिसमें रावत जी ने उनको बोला कि भाई एनिमीज 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 इज आवर फ्रेंड, वो उनका थ्योरी थी। वो आज भी चल रही है कि जो दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो जाता है। अब आजकल अमेरिका हमारा साथ इसलिए दे रहा है कि अमेरिका और चीन की नहीं पड़ रही है। वो थ्योरी चाणक्य ने उसमें 2000 साल 2500 साल पहले वो अपना ली थी। ये हमारा बेसिक जो द्वंद्व के नियम है वो रावत जी ने हमको बताया, और आई एम हैप्पी दैट कि ये हमने मार्केटिंग में भी हम यूज करते हैं, सेल्स में भी यूज करते हैं। डेली किसी डीलर दुकानदार से जब हम नेगोशिएशन करते हैं साग सब्जी के लिए भी, यही तो पांच छह आते हैं। कभी हम उस पर आक्रमण करते नहीं, वह दे दे तो कभी हम डराते हैं, कभी धमकाते हैं। इस तरह से हम द्वंद्व करते रहते हैं एक्चुअली। और ये पांचों जो मैं राव जी को धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने बड़ी स्टाइल से हमको समझाया है। एक तो होता है कि समझाने के लिए जो है ना फिलोसफी ले लो, बड़े बड़े वर्ड ले लो। राव जी ने बड़े वर्ड नहीं, छोटे वर्ड, छोटे फ्रेज। अच्छा, जो भी फ्रेज उन्होंने यूज किए हैं मैंने देखा है, वो स्पीड, क्योंकि अगर स्पीड नहीं होगी बुक में तो कोई पढ़ेगा नहीं। डॉक्टर मिश्र जी को तो पता है, कुसुम जी को भी, नीरज जी को भी पता है कि बिना स्पीड के आपको मजा नहीं आएगा। उसके लिए उन्होंने जो भी फ्रेज यूज किए हैं, जो भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं, उससे क्या है बुक जो है वो आगे बढ़ती है और एनर्जी आती है। बुक में जो भी उदाहरण है वो हर एक को पता है, पर मैं इसे नए जनरेशन के लिए, इसको मैं बोलता हूँ इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हम द्वंद्व जो है, हमारा संघर्ष अब भी जारी है, जारी रहेगा, और ये हमेशा हमारा पार्ट एंड पार्सल है। द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट को जीतेगा वही जो इन पांच में से एक सिद्धांत को अपनाता रहेगा, और जो द्वंद्व को स्वीकार करेगा, द्वंद्व के साथ ही जिएगा, द्वंद्व को अवसर बनाएगा, वो जीतेगा, वही बड़ा नेता है। रावत जी की बुक में ये है। और अब मैं मार्केटिंग के आदमी, सेल्स में रोज यही देखते रहते हैं, कैसे जीतना है, कैसे द्वंद्व को से बाहर आना है। ये 5 सिद्धांतों के अलावा छठा सिद्धांत है नहीं। और मैं दर्शकों से अभी अनुरोध करूंगा कि वो इस बुक को जरूर खरीदें, और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लें, सेल्स वालों को दें, मार्केटिंग वाले के। तो मैंने भी अपने मार्केटिंग के जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बोला कि ये बुक जरूर पर, मार्केटिंग वारफेयर है ये पूरा, तो उनके लिए जरूरी है। अपने स्टूडेंट्स, IAS ऑफिसरों के लिए भी ये जरूरी है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि जो रोज हम जो फॉरेन सर्विस क्या है, वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही जिंदा है ना। वो हर जगह पे हमको कॉन्फ्लिक्ट मिलता रहता है।
किस कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से हमको कौन सी नीति अपनानी है, वो सब इसमें है। तो थैंक यू रावत जी। और मुझे जैसे डॉक्टर विष्णु ने बोला कि भाई दूसरी बुक भी ऐसी लाई है जो वारफेयर में हमको आश्चर्य दे, ये तो आपने आश्चर्य वाली बुक दी है जी। और दूसरा एक मैं बोलने वाला हूँ कि हिंदुस्तान को गुरु उस समय इसलिए बोलते थे अप टू गुप्त काल तक, अलग अलग किताबें थी, जैसे शुक्र नीति है, चाणक्य नीति है, और चरक संहिता है, सुश्रुता संहिता है, नारद का जो है प्रेम है, इतनी संहिताएं हमारे यहाँ आई थी, इतनी जो ज्ञान का भंडार था कि हमको वो गुरुपद मिला। अभी एस राव जी से लिखे लेखकों की जरूरत है जो दोबारा हमको गुरुपद के पद पे बिठा सके, और इसके लिए मैं अभी उनसे रावत डिजिटल और एस रावत जी को फिर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि एक नई बुक जल्दी आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद भीष्म जी। संघर्ष संघर्ष संघर्ष, इस पुस्तक में पूरी तरह से संघर्ष है। संघर्ष आज की तारीख में यदि सबसे ज़्यादा संघर्ष कोई कर रहा है तो वो हमारी युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी घर से बाहर निकलती है, बहुत बड़े संघर्षों को जीतने के लिए बाहर निकलती है, बड़े अरमानों को जीतने के लिए बाहर निकलती है, बड़े स्वप्न को जीतने के लिए बाहर निकलती है। उसका जो संघर्ष है, आज की युवा पीढ़ी का जो संघर्ष है, उसको हल्का करने का जो एक तरीका एस रावत जी ने इस पुस्तक में दिया है, वो अपने में एक महत्वपूर्ण बन जाता है। और चूंकि आज हम संघर्ष से कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी संघर्षरत है, तो मैं अब इस पुस्तक के संबंध में कुसुम जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया आप अपनी इस पुस्तक को किस रूप में लेते हैं, अपने संघर्ष को किस रूप में लेते हैं, अपने जीवन को किस रूप में लेते हैं, इस पुस्तक के माध्यम से अपनी बात कहें तो अच्छा लगेगा। कुसुम कंडवाल। रावत सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कुसुम कंडवाल पर सर्च माय चाइल्ड फाउंडेशन से, और रावत सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर एक्चुअली 3-4 दिनों से किसी बच्चे के लिए मैं संघर्षरत थी, और उसके लिए फंड वगैरह, तो मैं पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाई, पर जितना भी आपसे मेरी बात हुई थी उसके आधार पर और जो मैंने पढ़ा है, सबसे बड़ी बात अगर मैं कृष्ण भगवान जी की मैं अगर कहूँ, कृष्ण जी की कहूँ, तो जेंडर इनइक्वालिटी जो थी वो बहुत बड़ा इशू था। तो जेंडर इनइक्वालिटी पर उनका ये था कि वो उनका जो मानना था, वो लेडीज को वो जो है पूरा, अगर महाभारत को देखें, जो युद्ध हुआ था उसको देखें, तो लेडी के ऊपर बेस्ड था। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी जी। हेलो, आ रही है। यस यस। पॉवर्टी जो है, गरीबी है, उसमें आप गांधी जी को हम लोग देखते हैं, उनके लिए उन्होंने लड़ा, छुआछूत के विरुद्ध उन्होंने किया, उन्होंने वायलेंस के अगेंस्ट, अभी तक जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो वायलेंस के साथ लड़ी गई थी, उन्होंने नॉन वायलेंस पे उन्होंने किया। चाणक्य जी की आपने जो दर्शा नीति जो उन्होंने किया, बड़े वो बहुत फ्लेक्सिबल थे, वो हर तरह से, अभी सर को मैं सुन रही थी, वो बहुत फ्लेक्सिबल थे, उन्होंने गोरिल्ला वॉर। हाँ, हेलो हेलो, हाँ बोलिए कहिए, हाँ बोलिए बोलिए आप, यस प्लीज कंटिन्यू। शिवाजी जी के पर भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उन्होंने भी बहुत फ्लेक्सिबल थे। तो ये सारी चीजें जो हमने अभी इस बुक में पढ़ी है, वो यही दर्शाती है कि आज के युग में किस तरह से जो प्रिंसिपल्स हैं इन सब के, हम लोग किस तरह से उसको अप्लाई करके जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको दूर कर सकते हैं, कैसे पॉवर्टी से हम लोग लड़ सकते हैं, किस तरह से हमें इन चीजों को अप्लाई करना चाहिए। तो वो चीजें हमें साफ साफ नजर आती हैं। मैं आप लोगों को सुन रही थी, और मतलब नेट का इशू बहुत ज्यादा है, तो बीच में पूरा कट गया था, नहीं मैं सुन पा रही थी। तो मैं जरूर फेसबुक के माध्यम से इसको जरूर मैं सुनूंगी। तो ये जितनी भी आपने जो प्रिंसिपल्स आपने यहाँ पर बताए हैं, जो नीतियां यहाँ पर जो आपने अपने इसमें बताई हैं, वो मेरे को
एक्चुअली अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे लगता है कि आज की डेट पर अगर इतनी क्लियरली आपने उसको लिखा हुआ है तो जरूर आज का यूथ जो है, जो मार्गदर्शन के लिए एक सही बुक की तलाश करता है, एक सही मैटर की तलाश करता है, तो उसको जरूर इसका फायदा होगा। और जो आज के डेट में भी आप देखेंगे कि वुमेन्स की जो स्थिति है वो बहुत ही शोचनीय है, जो बच्चों की स्थिति है वो बहुत शोचनीय है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इन बुक्स के माध्यम से और जो हमारे मीन्स जो पूर्वज रहे हैं और जो हमारी जो बुक्स रही हैं इनके ऊपर, उनका जो आपने सार निकाल के इसमें डाला है, उससे कहीं ना कहीं हम सब लोग को बहुत फायदा होने वाला है। जी, थैंक यू। धन्यवाद कुसुम जी। आपने रावत साहब ने इस पुस्तक में बहुत सारी किताबों का, बहुत सारे मुद्दों का, बहुत सारे विषयों का बड़ी गंभीरता से विचार किया और उसका एक सार इस पुस्तक के रूप में रखा है। और वो सार आज के समय में हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बच्चे प्रतियोगिताएं में भाग लेते हैं, प्रतियोगिता में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, उनके लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कि ये, मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि आज हमारे पास बड़ी बड़ी जो ग्रंथ हैं, बड़े बड़े किताबें जो हैं, वो पढ़ने का समय नहीं है। हम इस किताब के माध्यम से अपने को बिल्कुल कंपटीशन के लिए तैयार कर सकते हैं। इस तरह की जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इसमें बताई गई हैं, इस पुस्तक में दी गई हैं, सचमुच में वो प्रशंसनीय है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के युवा जो प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं हमारे बीच युवा, एक तरह से उद्यमी और कवि उपस्थित हैं नीरज बवाड़ी जी। नीरज बवाड़ी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस पुस्तक को किस रूप में लेते हैं, अपना अनुभव थोड़ा साझा करें। नीरज बवाड़ी। नीरज बवाड़ी हैं? सर नहीं, उन्होंने लेफ्ट कर दिया, तो वी कैन गो विद द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। ये आपने सही बोला बीस जी, अगर मैं बीच में बोल दूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आपने सही बोला कि ये युवा जो पीढ़ी है वो एक कभी कभी बीच में ना, मतलब एक तरह से अंधकार आ जाता है या आंखों में धुंध आ जाता है कि मैं अपनी लाइफ को कैसे संघर्ष से बाहर निकलूं। हमारी लाइफ में भी आता है, अपनी युवा की हमारी बात बहुत बार अब भी आता है, बुढ़ापे में भी इतना ज्ञान होने के बाद भी आ जाता है, क्या करें। ये बुक पढ़ने के बाद आपके कुछ बादल छंटते हैं, संघर्ष को कैसे जीता जा सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कृष्ण हमने नहीं पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन राव जी ने दूसरे ढंग से जो बताया वो एक तरह से बादल छंटवाता है। तो कुछ करने के लिए क्या करूं। फिर जैसे माओ त्से-तुंग जो है इंडिया में खैर हमारा एनिमी माना जाता है, लेकिन अपने देश में ये अपने सिद्धांत के लिए तो बहुत बड़ा है, दुनिया में माना हुआ है। और उसके जो जितने भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितने भी उसकी जो वो है, वो फ्लैंकिंग आश्चर्य करता है। वो माओ त्से-तुंग सीधा नहीं चलता कभी भी। माओ त्से-तुंग के जो सिद्धांत है वो हो सकता है सीधे होंगे, लेकिन जो उसने चाइना में किया है वो सीधा नहीं किया है। वो जिसको हम पीठ पीछे से मार करना, शिवाजी ने तो छोटे हिसाब से किया था। माओ त्से-तुंग ने जो भी अपने जो उनको जो थे, उसके जार थे या जो राजा थे, उनको पीछे से मारा उसने। ऐसा नहीं कि मरवाया नहीं उसने, लेकिन वो आश्चर्य से मरवाया और खतरनाक ढंग से मरवाया। बहुत दुनिया में सबसे वन ऑफ द, मतलब इस सदी का वो क्रूएलेस्ट योद्धा था और जीता है, तो इसलिए वो बड़ा आदमी है। पर उसने जो आश्चर्य सिखाया हमको कि अपने को सामने से आश्चर्य से जीतो, मतलब उसको सामने वाले को पता नहीं लगना चाहिए तुम क्या करने वाले हो। ये हमको बादल छंटे हैं। इस किताब में जो भी व्यक्तित्व उभर कर आए हैं, चाहे कृष्ण का चरित्र आया हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का आया हो, या दूसरे चरित्र महात्मा गांधी का आया हो, या माओ का आया हो, या चाणक्य का आया हो, जो रावत जी ने पॉइंट टू पॉइंट बात कही है, आपको दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा व्यक्तित्व में नहीं है वो उस किताब की विशेषता यही है कि पूरी समग्रता में अपनी बात को इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट इसमें रखा है। तो मुझे ये लगा कि युवाओं के लिए ये बहुत जरूरी ये किताब बन जाती है।
तो इसमें मैं बार बार आपसे अनुरोध, रावत साहब से अनुरोध कर रहा हूँ कि आगे भी इस तरह की तैयारी वो जरूर करें। ये बहुत बड़ी पहल होगी आपकी, क्योंकि आज के युवा पीढ़ी को ये ऐसी किताबों की जरूरत है। मैं तो लगातार बच्चों को देखता हूँ, अपने बच्चों को तैयारी करते देखता हूँ, बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनके पास, कहाँ है? आज तो पॉइंट टू पॉइंट की बात है। तो ये किताब इसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इसे और आप आगे बढ़ाएं। तो अब हमारे पास, चूंकि आप लेखक हैं और आपके दिमाग में ये सब बातें कैसे आई, वो बात सही है कि आपका पूरा व्यवसाय, आप प्रोफेशनल तरीके से इसी उसमें जुड़े रहे हैं, आपका पूरा जीवन इसी पर जुटा रहा। और मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आपके दिमाग में ये बात सब कैसे आई, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस पुस्तक को लिखने में आपके जो सोच काम की है, वो सोच कैसे पनपी, कैसे आप इस पुस्तक को यहाँ तक लाए हैं और आगे आपने क्या सोचा? मैं रावत जी से बात कर रहा हूँ। भीष्म जी, कुसुम जी और नीरज जी अभी शायद वो लेफ्ट आउट हो गए, ही विल आल्सो बी जॉइनिंग। और हमारे वेदपाल जी शायद वो भी बाहर गए थे, शायद वो भी आने वाले हैं। जब एक्चुअली लाइफ में आप रहते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ता है। अब जब कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, यू हैव टू रिएक्ट। मैंने इस पुस्तक में दिया है कि आपको किसी भी परिस्थिति में रहें, रिएक्ट तो करना ही है। आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे आप परिवार में हो, चाहे आप समाज की किसी भी व्यवस्था में हो, आपको रिएक्ट करना ही पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। तो उस परिस्थिति में जब मैंने सोचा कि किस तरह से रिएक्शन किया जा सकता है, तो मैंने भी रिएक्शन करता था। जब कोई चीजें होती थी, आई वुड आल्सो रिएक्ट। तो मैंने देखा तो कुछ रिएक्शन में बहुत अच्छा उसका अर्थ निकलता था, और कुछ रिएक्शन जब हम करते थे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता था, उसका रिजल्ट नहीं आते थे और परिस्थिति विषम हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। तो उसी परिस्थिति में हमने सोचा कि ये मैं हूं जो मैं ये रिएक्ट कर रहा हूं। इसी परिस्थिति को अगर डिफरेंट लोग होते तो वो कैसे इसको रिस्पॉन्ड करते, कैसे रिएक्ट करते, कैसे इस परिस्थिति को, जैसे कि भीष्म सर ने कहा कि इस आपदा को एक अवसर में परिवर्तित कर देते, तो वो मैंने स्टडी किया। इसके लिए मैंने कुछ ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, जो हमारे काफी सक्सेसफुल लोग थे, काफी ऑटोबायोग्राफीज मैंने पढ़ी, और उनको पढ़ने के बाद फिर मैं इस सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैंने पाया कि ये जो 5 हमारे लीजेंड्स हुए हैं, जिनमें से 4 हमारे भारत के हैं और एक बाहर से है, तो इसको मेरा भारत प्रेम भी कह सकते हैं। तो ये जो 5 लोग हुए, तो मैंने देखा, गौर से जब मैंने स्टडी किया तो मैंने पाया कि इन सब के रिएक्शन सेम स्थिति में अलग अलग रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड कृष्णा से ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी कौन हो सकती है? आई हैव मेंशन हियर कि लॉर्ड कृष्णा के पास अपने समय का सबसे ज्यादा पावरफुल शस्त्र हुआ करता था, सुदर्शन चक्र। उस सुदर्शन चक्र को मैंने एक आज की जो हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनसे मैंने कंपेयर किया, क्योंकि आजकल की जो न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो सबसे ज्यादा चीजों को नष्ट कर सकती हैं। नीरज जी वापस आ गए हैं। नीरज जी, मैं अभी आपको इनवाइट करता हूं। तो वो हुआ, तो उसके बाद मैंने देखा कि क्या फर्क है। जो हमारे लॉर्ड कृष्णा के पास इतनी पावरफुल
सुदर्शन चक्र था, जो एक मिसाइल में मानता हूँ, और आज की मिसाइल अगर कहीं भी डाली जाए तो वहां की पूरी संस्कृति को वो नष्ट कर देती। वहां के सारे जीव जंतु, वहां के सारे इंसान, वहां की सारी बिल्डिंग्स, वहां का सारा पानी, वहां का सारा एटमॉस्फेयर, वहां की सारी वेजिटेशन, वहां की हवा, प्रकृति, वो सबको नष्ट। अगेंस्ट में कल्पना कीजिए कि जो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र था वो वॉइस सेंसिटिव था, भगवान कृष्ण की वॉइस पर चलता था। जो आजकल हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये बना दिया और हमने वो बना दिया, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि उस वक्त वॉइस सेंसर पर वो काम करता था, और वो जिसको भगवान कृष्ण आदेश देते थे जब उसको कि आपने सिर्फ सो एंड सो को नष्ट करना है, तो वो सिर्फ उसको नष्ट करके वापस आ जाता था। ना वहां की संस्कृति नष्ट होती थी, ना वहां के स्टेट नष्ट होती थी, ना वहां की वेजिटेशन नष्ट होती थी। तो आप बताइए कि इतना पावरफुल आदमी भी, अगर आप सभी लोग यू ऑल आर वेल रेड पीपल, तो आप देखिए कि भगवान कृष्ण ने कहां कहां कब कब उस महा पावरफुल सुदर्शन चक्र को इस्तेमाल किया। देखिए उन्होंने कहीं नहीं किया। मैंने उसमें कुछ एग्जाम्पल देने की कोशिश किया कि भगवान कृष्ण, जैसा अभी हमारे डॉक्टर साहब ने और जैसा अभी हमारे कुप्रीति सर ने बताया, कि भगवान कृष्ण अवॉइड करते थे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्यूशन नहीं करते थे, रिजॉल्व नहीं करते थे। वो रिजॉल्व करते थे, लेकिन रिजॉल्व करने का उनका तरीका होता था कि पहले उसको अवॉइड करने की कोशिश की जाए। भीष्म कुप्रीति सर ने कहा कि उन्होंने महाभारत को टालने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सर एक दूसरा डायमेंशन भी इधर है। उन्होंने एक समय तक उसको टालने की कोशिश की, लेकिन वो समय निकल जाने के बाद उन्होंने अर्जुन को कहा कि युद्ध करो और इन सबको नष्ट करो। तो आप देखिए कि दोनों कॉन्सेप्ट उनके, वो उन्होंने एंड तक उसको टालने की कोशिश करी। और ऐसा ही अगर आप उनके कैरेक्टर में देखें, मैंने यहाँ उन्होंने जो बचपन से ही भी काफी दुरात्माओं का अंत किया है, मैंने उन सब का भी इसमें जिक्र किया है, और मैंने पाया उन्होंने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने आप को डिफेंड किया, और जैसा अभी कुप्रीति सर ने कहा, डिफेंस ऑल्सो बिकम द मोस्ट ऑफेंस, बिगेस्ट ऑफेंस। शायद गांधी जी के साथ भी यही सच था, तो उन्होंने ये किया। तो उसके अलावा आप देखें, अगर कोई बहुत शत्रु आया तो शत्रु से उन्होंने डायरेक्ट भिड़ने की बजाय परिस्थितियां ऐसी की कि उसका नाश भी हो जाए और वो अपने मुस्कुराते रहे। तो ये एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत मेरी अपनी नजर में है कि आपका काम भी हो जाए, कोई नाराज भी ना हो। अगर आपको एक ऐसा मैनेजर मिल जाता है, और मैनेजर का मतलब ये नहीं होता कि मैनेजर शुड बी देयर इन द ऑफिस ओनली, मैनेजर घर में भी होता है, घर को भी आपने मैनेज करना होता है। घर में ऐसा मैनेजर मिल जाए, सोसाइटी में ऐसा मैनेजर मिल जाए, हमारा कोई नेता इस तरह की अपना कैरेक्टरिस्टिक डेवलप कर ले, तो आप देखिए कि इससे बड़ा कोई मैनेजमेंट का सिद्धांत नहीं हो सकता। लोगों ने उनको रण छोड़ दास कह दिया, क्योंकि वो रण से भाग जाते थे, भागते नहीं थे, वो रिजॉल्व करते थे, लोगों को मौका देते। उन्होंने मौका दिया, शिशुपाल को मौका दिया, 99 मौके दिए, लेकिन 100वीं बार उन्होंने उसको नष्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो नष्ट नहीं करते थे, लेकिन वो मौका जब पूरा खत्म हो जाता था तभी करते। अब ये तो हो गया एक मैनेजमेंट का सिद्धांत जिसको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। अब उसके साथ ही देखिए, जब मैंने सोचा कि ये तो अगर भगवान कृष्ण के सामने कोई समस्या आई होती तो वो कैसे हल करते, और अब मैं देख रहा हूं, देखिए उसी को मैंने देखा, अगर चाणक्य होते तो चाणक्य कैसे करते। चाणक्य महान
दार्शनिक थे, महान थिंकर थे। वो अपने कंटेम्परेरी में एडवर्सरीज को साथ जब डील करते थे तो उनके ऑफिसेस में अपने जासूस, अपने लॉयल लोग बिठा देते थे, उनको किसी भी प्रलोभन से अपने तरफ कर लिया करते थे और इस तरह से वो अपने दुश्मन को या एडवर्सरी को वीक कर दिया करते थे। अपने आप को स्ट्रेंथ करने के लिए वो अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लेते थे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी। एक तरह से वो प्रॉब्लम को, एडवर्सरी को आइसोलेट कर दिया करते थे। अब अगर प्रॉब्लम आपके सामने एक है और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अगर स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिल जाती है, अब वो स्ट्रेंथ कैसे भी मिल सकती है, आप अपनी स्ट्रेंथ बना लें या आप अपने एडवर्सरी की स्ट्रेंथ को घटा दें, उसको खोखला कर दें, उसके दुश्मन को अपना दोस्त बना लें। तो ये एक उनका सिद्धांत होता था। अब आप देखिए, मेरी नजर में मैनेजमेंट में ये सिद्धांत भी बड़ा काम करता है। अगर आप को एक रिजोल्यूशन चाहिए किसी एडवर्सरी का, और अक्सर मैं अगर इफ आई हैव टू बी मोर एलेबोरेटिव, आप देखिए कोई भी बड़ी संस्था कभी कभी कुछ यूनियन के लोगों को जब टैकल करना होता है तो शायद प्रोबेबली इसी व्यवस्था का इस्तेमाल किया जाता है, वो इसी व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। तो ये व्यवस्था भी अपने आप में बड़ी कारगर सिद्ध होती है। तीसरी मैंने यहां पर जिक्र किया है छत्रपति शिवाजी का। भीष्म सर ने बोला छत्रपति शिवाजी का जो बेस्ट वेपन था वो था सरप्राइज। वो सरप्राइज से काम करते थे, किसी को कल्पना नहीं होती थी कि वो क्या करने वाले। उनका जो नेशनलिज्म था वो हाईएस्ट ऑर्डर का था। उनके लिए उनका नेशनलिज्म, उनकी जन्मभूमि, उनकी जगह सर्वोपरि स्थान रखती थी। उसके लिए वो किसी भी दुश्मन से भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाते थे। मैंने अपनी बुक में, किताब में जिक्र किया है कि उनके चारों तरफ बहुत सारे दुश्मन थे। अब वो दुश्मन को वो इस तरह से मैनेज किया करते थे छत्रपति शिवाजी। कभी वो औरंगजेब के दोस्त हो जाते थे। जब वो दोस्त हो जाते थे तो बाकी दुश्मनों के साथ वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस नष्ट कर देते थे। लेकिन वक्त बढ़ने पर उसी औरंगजेब के वो दुश्मन हो जाते थे और अपने दूसरे औरंगजेब के उस समय के दुश्मन और अपने भी उस समय के दुश्मन उनसे हाथ मिला लेते थे, क्योंकि उनके लिए नेशनलिज्म सर्वोपरि था। नेशनलिज्म के लिए किसी से भी हाथ मिलाना उनके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। फिर अगर उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से देखें, वो अपने लोगों को की लॉयल्टी उनके प्रति बहुत ज्यादा थी। उनके जितने भी क्षत्रप थे, जितने भी सेनापति थे, वो उनकी जो भक्ति शिवाजी के प्रति थी वो उस तरह की भक्ति कहीं नहीं मिलती। वो पैसे से खरीदी हुई भक्ति नहीं होती थी। नहीं, वो इस वजह से होता था कि जिस तरह से डिवोशन छत्रपति शिवाजी का अपनी जन्मभूमि उसी तरह का डिवोशन को वो मनी नहीं सोचते कि मनी का प्रलोभन बहुत अच्छा, लेकिन हर पैसे का प्रलोभन भी उसके लिए आपको आवाज नहीं आ रही। एक बहुत रावत जी आपकी आवाज कट रही है। रावत जी गांधी को भी ये भी आवाज का प्रॉब्लम है भाई। महात्मा गांधी को ये महात्मा गांधी का शस्त्र ऐसा था
उससे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिक्र नहीं किया। अब आप देखिए कि कांग्रेस ये एक और महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी को कोई पावर नहीं चाहिए। अपना काम करवाने के लिए उनको किसी जगह का प्रेसिडेंट, किसी जगह का कुछ। आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्लियर नहीं है, क्लियर। हाँ, अभी ठीक है सर? नहीं। हेलो, इज इट क्लियर सर? सर मे बी नेटवर्क का इशू है, तो एक बार आप थोड़ा नेटवर्क चेक कीजिए। वी कांट हियर यू प्रॉपर्ली। बवारी जी से बात कर लीजिए, नीरज जी को शुरू करवा दीजिए। हाँ, रावत साहब ने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी मन की बात रखी, और उनका जो अनुभव है इस पुस्तक को लिखने के पीछे, वो उन्होंने हमारे साथ साझा किया। ये जो 5 व्यक्तित्व तो हमारे सामने इस पुस्तक में आते हैं, ये आज भी लोक में क्यों पर इनकी मान्यता है, क्यों इनको लोग मानते हैं, ये इस पुस्तक से भी स्पष्ट होता है। यदि लोक आपके पास सबसे बड़ी ताकत होती है लोक की, यदि लोक में आपकी पैठ है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली भी हैं और बड़े ताकतवर भी होते हैं। मेरे सामने जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो 2 व्यक्तित्व तो बहुत उभर कर आए, एक कृष्ण का और दूसरा राम का। रामायण युग से लेकर आज तक हम देखते हैं, और महाभारत के काल से लेकर आज तक हम कृष्ण के चरित्र को देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो हमारे सामने उभर कर आता है। वो व्यक्तित्व क्यों? क्योंकि उसने अपनी पैठ लोक में बनाई है, उनकी ताकत ही लोक है। ये बात मैं थोड़ा सा साहित्य की दृष्टि से कह रहा हूं। जो कृष्ण का और राम का जो चरित्र है वो पूरे तरह से हमारे लोक में घुला मिला है। ये हमारी शक्ति का एक प्रदर्शन है, एक बड़ी ताकत है। तो मैं लगातार यही बात कह रहा हूं कि कृष्ण और राम, जब तक ये इस देश में लोक मौजूद रहेगा तब तक ये चीजें मौजूद रहेंगी। और उनकी जगह पर ठीक ठीक हम शिवाजी को भी लेते हैं, और ठीक ठीक गांधी को लेते हैं, और ठीक ठीक हम चाणक्य को भी लेते हैं। इनकी जो नीतियां हैं पूरी तरह से संघर्ष को रोको, संघर्ष करो एक सीमा के बाद। कृष्ण भी हथियार उठाते हैं एक सीमा के बाद, जब वो समझौता नहीं हो पाता, उनको लगता है कि अब जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो मेरे हाथ से निकल रही हैं, तब वो अपने हथियार का प्रयोग करते हैं। चाहे उन्होंने सुदर्शन चक्र का भी यदि प्रयोग किया, वो आप ठीक कह रहे थे कि उन्होंने 99 जो अपराध थे वो क्षम्य किए, और सवे पर उन्हें कहा कि सवा जिस समय होगा तब मैं गर्दन काट दूंगा, मतलब सुदर्शन चक्र उन्होंने चलाया। ये भी कृष्ण जैसा व्यक्तित्व ही ऐसा कर सकता है। और जैसे हम लोग हैं, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, हम तो एक ही व्यक्ति में कोई ऊंची आवाज में बोलता है, हम तो उसको झापट खींचने को तैयार रहते हैं। ये कृष्ण का बहुत बड़ा चरित्र एक आदर्श, एक मॉडल रूप में हमारे सामने आता है, और उसकी जो बारीकियां हैं, उनके जीवन की बारीकियां, वो कृष्ण का जो चैप्टर इस पुस्तक में है उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझाता है। अब मैं अपनी बात को ज़्यादा न कह के मैं हमारे बीच युवा कवि और उद्यमी और इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पूरे संघर्ष कर रहे हैं, नीरज बवाड़ी, मैं उनसे कहूँगा कि वो अपनी बात रखें। इस पुस्तक को पढ़कर उनको क्या महसूस हुआ, वो क्या सोचते हैं। नीरज बवाड़ी, मैंने उनको पहले आमंत्रित किया था, लेकिन वो थोड़ा सा उनका लिंक कट गया था, टूट गया था। नीरज बवाड़ी। नीरज, मेरी आवाज आ रही है? नीरज, हमारी आवाज आ रही है? नीरज, शायद सर उनको आवाज नहीं आ रही था, तो मैं उनको कॉल करता हूँ। जी कहिए। और अगर बोलना चाहे तो
रावत साहब, रावत जी, इस पुस्तक के बारे में, हाँ नीरज जी, आपने ये पुस्तक पढ़ी है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे आपका नाम 2 बार। मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, पुस्तक आ रही है। आप बोलिए सर, आवाज आ रही है मेरी? नीरज बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। नीरज अपने को अभी एडजस्ट कर रहे हैं। तो रावत साहब, इस पुस्तक के आगे कोई और योजना है? सर आवाज आ रही मेरी? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आपके आगे भविष्य की क्या योजनाएं हैं? इस तरह की पुस्तकें और तैयार करने की योजनाएं हैं? क्योंकि उत्सुकता हो रही है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, वो जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उसमें हेमपंत जी हैं, लक्ष्मण सिंह रावत जी हैं, बहुत सारे लोग जिन मित्रों का नाम लेना बहुत मुश्किल है, वो सब जुड़े हुए हैं। वो इस पुस्तक के बारे में जानना चाहते हैं। निश्चित तौर पर यदि वो इस पुस्तक को पढ़ना चाहेंगे तो उम्मीद भी करते हैं कि रावत साहब आगे की योजनाओं में कौन सी पुस्तक को ला रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे इस संबंध में? जी सर, इसके बाद जो अभी जिस सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। बताएं, आप, आपकी आवाज सब सुन रहे हैं, आप बोले। जी रावत साहब कंटिन्यू करिए। रावत साहब, सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं, आप बोलिए नीरज जी। रावत जी का कुछ माइक खराब है, कुछ सर मेरी आवाज आ रही है अभी? एक बार प्लीज कंफर्म कीजिए। हाँ बोलिए। सर गुड इवनिंग ऑल। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी फुल सज्ञान है, चैत्र का महीना शुरू हुआ है, और तो आप ये बहुत ही सुंदर और पावन दिवस है। और आज के इस मौके पर जो ये बुक रिलीज हो रही है, तो इसके लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रावत जी को विशेष शुभकामनाएं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि रावत जी इज फ्रॉम माय वेरी नेटिव प्लेस, चमड़खान क्षेत्र से। तो I wish my sincere regards and best wishes to Rawat ji. And the book, first of all, मैं थोड़ा सा I'm feeling sorry कि मैं बहुत ही बैड नेटवर्क एरिया में आज रहा, और बहुत साउंड भी आ रहे थे, और बहुत ही इट वाज वेरी बैड नेटवर्क एरिया। तो एक बार सर और कंफर्म कीजिए, आवाज आ रही मेरी प्लीज? हाँ बोलिए। हाँ आ रही है, बोलिए। जी। Oh, got the soft copy of this book, 5 Nitis of S.S. Rawat ji, and I convey my best regards to Mr. S.S. Surendra Singh Rawat ji, that he invested his journey of approximately 30 to 40 years experience and his entire lifetime learnings, you can say, with the personalities of 5 Mahatma Gandhi, Shri Ramchandra ji, Shri Krishna Bhagwan ji, Mao Zedong, and Chanakya ji. So all different individuals of different era. First of all, it is very important for any individual to have a niti in his life. Niti means strategies. So what strategies any individual he is following in terms of his business, his profession, his passion, and his expertise in different fields. So it was really an exciting moment for me to read a book of different eras and different peoples. And Rawat ji, as I told, invested his best कि किसको छांटना है in life. It is very important and very crucial to select your guides.
when we talk about professional life and personal life, so we found that it is very difficult to follow some particular one individual, because every individual has got some positive and negative attitudes. Every individual, even every product has something positive and something negative. But after analyzing each and everything, it is very crucial for us to whom we are identifying as our mentors and guests, guides. So selecting those guides for the lifetime strategies, because Surinder Rawat ji is a very well senior person in terms of experience of administrative and licensing, and especially in his literary activities as well. So he must have some vision. He must have some vision to select these personalities, as because writing on a particular individual is not so easy, and also it gives very huge and deep impacts, because whenever you are writing for yourself, it is a different thing. But if you are writing for a particular or community, for youngsters, for nation and international level, a reader can be any individual. He can be from India or from abroad as well. So having a reader from different segments of life or segment of society, then identifying the guides or leaders is also very crucial for that. So Rawat ji identified very good individuals, and मतलब अब तो मैनेजमेंट में भी श्री राम और श्री कृष्ण की बातें होती हैं, एंड चाणक्य इज ऑलवेज अ लीडर, प्रीमियर गुरु ऑफ लीडरशिप. अगर किसी को नेता बनना है, नेता इन द सेंस लीडरशिप, और लीडरशिप Chanakya is a very appropriate guru. So what Nitish Chanakya has followed, and it is, we know very few of his sayings, because those are very common in society. But Rawat ji, I went through the book, एक इंडिविजुअल के बारे में पूरा एक सेगमेंट. वैसे तो श्री रामचंद्र जी के बारे में तो पूरा रामायण का कथा ही लिखी है, और श्री कृष्ण के ऊपर भागवत गीता लिखी है, लेकिन उस बड़े बड़े महाग्रंथों को समराइज करके एक छोटे सेगमेंट में लाना, और प्लस जैसे माओ से तुंग है, माओ से तुंग के बारे में उसको समराइज करके शॉर्ट करके नेक्स्ट लेवल पे ले आना, तो इट इज रिमार्केबल थिंग. एंड आई विश माय बेस्ट विशेस फॉर रावत जी, एंड विद एन एलीट पैनल, Adharani Shri Dr. Harshman Bish ji, I am very thankful for his guidance and loving blessings always provided to me. Shri Krishna Gupti ji from Mumbai, and Madam Kusum Kandwal ji, you all are doing super in your particular fields. Baki, again, I wish to submit this कि I am in very bad network area, and at present भी थोड़ा बहुत sound आपको ज़्यादा आ रही होगी, because some places like this only. So a submission, only one submission, जो already Dr. Harshman Bish ji ने भी कहा कि Surinder Singh Rawat ji should plan the future for this book, and not only for in English but also in Hindi and other languages also, if you wish. So you should go for that, because आपका audience किस language का है और कहाँ कौन सी बात किसी को click कर जाए, God knows. I will not take much time, and I hope my voice was good audible to you. Please, thank you, sir. Thank you very much. Best wishes to all, and sincere regards to all as well. नीरज, मेरा एक आपसे जानने की उत्सुकता है कि आपने ये पुस्तक पढ़ी और आप इस प्रोफेशनल लाइन में हैं और लोगों को गाइड करते हैं, रास्ता बताते हैं कि किस तरह उनको आगे बढ़ना है. तो रावत जी से आप किस तरह की उम्मीद करते हैं कि वो आगे अपनी योजनाओं में क्या क्या दें, आपकी क्या आप क्या चाहते हैं कि जो लोगों को, जो युवा पीढ़ी है, उस तक उनके विचार पहुंच जाए, उनका कार्य पहुंच जाए? इस तरह आप क्या सोचते हैं, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में?
कि बहुत बहुत ही बढ़िया टॉपिक और बढ़िया पॉइंट आदरणीय हरिवंश जी ने कहा। और फ्यूचर ऑफ दिस बुक शुड गो टू एवरी स्टूडेंट, एवरी एग्जीक्यूटिव लेवल इंडिविजुअल और मैनेजरियल इंडिविजुअल्स यू कैन से, क्योंकि वो सेगमेंट है जो आगे बढ़ता है। एक लीडर के हाथ में आप देंगे तो लीडर तो ऑलरेडी ही इज फॉलोइंग सम पर्टिकुलर पैटर्न्स, बट स्टूडेंट्स जिनको हमें मोटिवेट करने की सख्त आवश्यकता है, यंगस्टर्स जो अभी नए नए प्रोफेशन में आए हैं, और दूसरा मैनेजर लेवल जो यंगस्टर्स के साथ और फ्यूचर में सोसाइटी के साथ डील करेंगे। तो आई बिलीव जो आप बात करना चाहते थे वो ये था कि इस बुक को समराइज करके ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स के बीच में लाया जाए और कैरियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल टॉपिक्स में भी इन पर्टिकुलर क्लिप्स को मुझे लग रहा है कि उनका नीरज का लिंक हमसे टूट चुका है। मैं भीष्म जी जो हमारे वरिष्ठ हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे के लिए रावत साहब को कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे कि किस तरह आज डिमांड है बच्चों के बीच, ताकि बच्चों को अपनी प्रतियोगिताओं में या दूसरे जीवन के साथ जोड़ने में इन पुस्तकों का अहम रोल हो सके। कुछ सुझाव देना चाहेंगे? धन्यवाद जी, आपने मेरे को इस लायक समझा। हाँ, मैं रावत जी को एक सलाह दूंगा जी कि हम चाणक्य नीति की बात करते हैं, कृष्णा नीति की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये सबका जो बेस है, इन चाणक्य हो या कृष्ण हो, वो है शुक्र नीति। भार्गव ऋषि जो थे, उन्होंने शुक्र नीति जो पुस्तक जो है अवेलेबल है। रावत जी से मेरी ये प्रार्थना है कि शुक्र नीति का शॉर्टेस्ट फॉर्म में अंग्रेजी में वो जो है, हालांकि उसका शुक्र नीति का अंग्रेजी ट्रांसलेशन अवेलेबल है पर बड़ा ह्यूज है, वो ह्यूज है, जो है वो उसको संक्षेप कर सकते हैं अंग्रेजी में फॉर मैनेजमेंट। मुझे जो अगर कोई बुक लगी है जिसको हर एक विद्यार्थी को, हर एक मैनेजमेंट के विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, वो है शुक्र नीति। चाणक्य नीति उतना वो नहीं है, चाणक्य भी शुक्र नीति उसे ही चलती है, थोड़ा बहुत उसी से उसका प्रभाव है उस पर। हाँ, शुक्र नीति का ये प्रभाव, इवन महाभारत में आधा जो मैनेजमेंट है वो शुक्र नीति का मैनेजमेंट शुक्र नीति पे है। हाँ, तो मैं राव जी से जो वो करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि शुक्र नीति को शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जैसे इन्होंने 5 नीति लिखी है, वैसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में ये एक बुक लिखे है शुक्र नीति पे। उसका अंग्रेजी हिंदी सब अवेलेबल है। अच्छा, कुसुम जी आप सुझाव देना चाहेंगे? कुसुम जी। सर जी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितनी भी नीतियां हैं वो या तो राजा के बेटरमेंट के लिए थी, या फिर राष्ट्र के बेटरमेंट के लिए थी, या समाज के बेटरमेंट के लिए थी। तो अगर जो भी सर, आप लोग इतने पारखी लोग हैं, और मैं तो इस बारे में बहुत ज्यादा तो मैं आप जितना ज्ञान नहीं रखती, पर जितना मुझे चीजें समझ में आती है मैं वही बोल रही हूँ कि जो भी आप जो है, अभी सर ने बोला शुक्र नीति पर सर को लिखना चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि आप वैसे भी जो मैं बुक को देख रही हूँ वो गागर में सागर सर ने पूरा भर दिया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी नीति के बारे में आप लिखें तो उसको कैसे आज के समाज में ढाला जाए और उसको उपयोग किया जाए। तो ये जरूर अगर सर इस पर भी थोड़ा वर्क करेंगे तो हम जैसे लोगों को बहुत फायदा इससे मिलेगा, और जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत, क्योंकि वो बहुत आज की डेट पे जहाँ पे इंटरनेट है, इतना एक्सपोजर है, तमाम मॉल है, तो बच्चे गुमराह हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी को एक वैल्यूएबल तरीके से आगे लेके जाएं। तो अगर आप जो भी आप हम लोग के लिए लिख रहे हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, या आप ये सब हमारे लिख रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि जो भी लिखें उसको आज के समाज से, कृष्ण भगवान कृष्ण ने अपने टाइम पे किस तरह से जो भी नीतियां अपनाई हैं, और उनकी जो नीतियां हैं वो आज की डेट पे तो बहुत पूरी तरीके से जो हमें जीवन का तरीका किस तरह से जीना है उस सबको पूरे तरीके से उन्होंने उस चीज को बताया है। आपका चाणक्य नीति जो है आज के टाइम पे हम लोग देखते ही हैं, जो भी हमारी राजनीति चल रही है उसमें तो ये सब यूज हो ही रहा है।
तो ये सारी नीतियां जो भी आपने इसमें लिखी हैं वो बहुत वैल्यूबल हैं, लेकिन उसको अगर हम बच्चों को किस तरह से, जो यंगस्टर्स हैं हमको उसको किस तरह से आज के समाज में इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से ढाला जाए, तो थोड़ा सा अगर उसमें हो जाए तो मुझे लगता है बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी कुसुम जी, अगर आप शुक्र पढ़ेंगे, कुसुम जी अगर आप शुक्र नीति पढ़ेंगे तो उसमें हाँ जी, बच्चों की कैसे हिफाजत करनी है, दूसरे के बच्चों की, अपने बच्चों की, वो खाली राजा के लिए नहीं है, वो या ठीक है वो राजा के लिए है लेकिन समाज के लिए भी है। हाँ किस तरह से अपने बच्चे पालने हैं, दूसरों के बच्चे पालने हैं, दूसरे को बच्चों को कैसे अपने बच्चे, सब कुछ है अगर कोई उसको ठीक से पढ़े तो है। शुक्र नीति में सब कुछ है। आई थिंक डॉक्टर को पता है कि शुक्र नीति कैसी है। जी इंडियन में आपको सब कुछ मिलेगा बच्चों के लिए, जो आप जिस चीज में काम कर रहे हैं वो भी मिलेगा उसमें। आपको सरप्राइज होगा कि उसमें 64 कलाओं के बारे में भी पता है। 64 कलाएं जो हम करते हैं वो सब है उसमें। भीष्म जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि शुक्र नीति को भी इसी तरह संक्षिप्त में आना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, उसमें उसकी ये पूरी तस्वीर हमारे सामने आनी चाहिए। फिर मैं लौट के आता हूँ संघर्ष पे। जैसे भीष्म जी ने बहुत पहले ही अपनी बात में शुरुआत में ही कहा था कि संघर्ष संघर्ष संघर्ष। देखिए पूरे महाभारत को आप शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लीजिए तो पूरे पुस्तक में आपको, पूरे ग्रंथ में शांति शांति शांति, यानी संघर्ष को टालने का लगातार प्रयास होता है। और जब चीजें अपनी परिधि से बाहर चली जाती हैं तब कृष्ण कहते हैं कि इसका अंतिम जो परिणति है वो युद्ध है। युद्ध से ही हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है महाभारत को इस रूप में हम लेते हैं। कितना बड़ा मैनेजमेंट गुरु कृष्ण हैं, ये महाभारत को पढ़ने पर हमें मालूम होता है। तो यदि रावत साहब महाभारत को इस तरह से एक संक्षिप्त कर छोटे छोटे पंक्तियों में पॉइंट टू पॉइंट दें तो वो भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। आज जिस पुस्तक का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं वो लगातार सभी की एक ही राय है कि ये गागर में सागर है। अब गागर में सागर है, कम से कम हमारे जो मित्र हैं यहाँ पे सुमिता प्रवीण हैं, हेमपंथ जी हैं, लक्ष्मण सिंह हैं, विवेकानंद जखमौला जी हैं, ये हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कम से कम हम उनको ये पुस्तक दिखाना चाहेंगे कि यह पुस्तक गागर में सागर है। 5 नीट। तो इसके साथ ही मैं रावत साहब से कहूंगा कि आगे की जो उनकी रणनीति है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ये बात मैंने पहले भी उठाई थी और चूंकि नीरज से हमारा लिंक नहीं हो पा रहा था तो अब नीरज जी अपनी बात कह चुके हैं, अब अपनी बात आप रावत साहब कहिएगा। अगर वो लैपटॉप से नहीं आ रहा तो उसमें मोबाइल पे चले जाओ। पावत जी इस पे चले जाओ, नहीं तो कट रही है, बहुत क्लियर नहीं है, आवाज आ रही है पर क्लियर नहीं आया। हाँ अब आई। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, कैमरा को एडजस्ट कर लीजिए। हाँ अपने राउटर के बिल्कुल पास आ गया हूं ये सोच के कि जी एक और इसमें समस्या है बुक का। जी जी जी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे ये? भाई किताब तो छाप दी, अगर लोगों ने नहीं पढ़ा फायदा क्या है? तो अगर ये रावत जी जो है, ये अनूप रावत वगैरह अगर इसमें होंगे, उनसे पूछना था कि हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट, कैसे तुम युवाओं तक इस बुक को पहुंचाओगे? पहुंचा सकते तो एक इम्पोर्टेंट बात है ना। बुक तो बहुत लिखी हुई है, गढ़वाली और कुमाऊनी में तो इतनी है, वो दिमाग भी नहीं खाते उनको भी। तो बुक लिखना नहीं है, इतनी अच्छी बुक को
डिस्ट्रीब्यूट होना जरूरी है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इम्पोर्टेंट है। वो राउत जी अगर बता सकें, अगर जी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो टूट रहा है। हाँ, ये रावत जी भी और दूसरे रावत जी भी, रावत डिजिटल वाले। रावत डिजिटल वाले इसमें यदि हमारे साथ लिंक पर जुड़ सकते हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, वो बात तो उनका स्वागत है, वो बताएं। इस तरह से ये 500-600 जो किताबें छपी होंगी उसको कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां तक कैसे पहुंचाएंगे वो? क्योंकि रावत जी ने तो किताब लिख दी, अब जो है अगर वो किसी को भेजेंगे तो 100-150 रुपए तो वही खर्चा आता है भेजने का। रावत साहब आपके लिए आपकी रावत साहब क्या मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहे हैं, आप बताइए। जरा करीब, जरा माइक के करीब आ जाइए थोड़ा। हाँ जी, मैंने किया है, मैंने अपनी लोकेशन चेंज किया है, मैं अपने राउटर के बिल्कुल पास आ गया हूँ, ये सोच के कि शायद जो ये सारे ये ना आए। एनीवे, अभी तो मेरी अगर आवाज आपके पास आ रही है तो काफी ठीक। जी कहिए, आप कहिए। हाँ, तो जैसे कि डॉक्टर बिश ने मेरे आगे के बारे में कुछ जानना चाहा है, तो मैं बता दूं, मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट सोचता हूँ करने के लिए। मैं सोचता हूँ कि हमारी पुरानी विधा है, जो हमारी हजारों वर्षों से वो विधा हमारे बीच में रही है, वो दोहा लेखन की विधा है। दोहा लेखन, दोहों के माध्यम से अपनी बात कहना। मैंने सारी चीजें देखी हैं, तो मुझे लगा कि दोहा लेखन आवाज कट रही है, कट रही है। कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है। हाँ, बहुत क्लियर नहीं है। मोबाइल कनेक्ट कर लीजिए, तो माइक को अपने जरा नजदीक ले आइए माइक को। मैं वही कर रहा हूँ, माइक तो मैंने अब काफी नजदीक कर लिया सर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक पोजीशन है, लेकिन आपका चेहरा नहीं आ रहा, आवाज तो आ रही है। वही है, मैंने तो बिल्कुल आ गया हूँ, तो मैंने कहा कि चलिए अभी आवाज की इम्पोर्टेंस चेहरे की इम्पोर्टेंस से बढ़ जाएगी ना सर। जी जी जी, बताइए, कहिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अभी अपना जो नया प्रयास या नई जो दिशा है वो मैं लेना चाह रहा हूँ, जो हजारों वर्ष पहले एक विधा हमारे यहाँ बहुत प्रचलित थी, दोहा लेखन की, जहाँ दोहों के माध्यम से कोई भी गहरी बात कह दी जाती थी। तो मैं अभी उस पर कुछ प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि एक उसके ऊपर मैं एक प्रयास करूं, क्योंकि मैंने पाया है कि दोहा लिखते वक्त आपको 2 लाइनों में ही बहुत गहरी या बहुत बड़ी बात संपूर्ण रूप से कहनी होती है। जबकि हम किसी और विधा में जाएं तो हमारे पास पूरा वक्त मिलता है, पूरे वर्ड्स मिलते हैं, पूरी जगह मिलती है, पूरा स्पेस मिलता है। लेकिन दोहा कहने के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस होता है, तो उस लिमिटेड स्पेस में आपको बात कहनी होती है। तो मैं अभी मेरा जो अगला प्रयास है वो ये रहेगा कि मैं एक दोहा के माध्यम से एक पुस्तक लिखूं, और जो जिस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है और काफी उस पर काम हो भी चुका है, तो उस माध्यम से मैं लिखूं और उस माध्यम को मैं आपके सभी के समक्ष दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करूं। और जैसे मुझे आप लोगों का आशीर्वाद दिस इज नॉट ए फिक्शन 5 नीतिज में मिला है, उसी तरह का मुझे आपका आशीर्वाद जब मैं दोहा के लिए इसको कंप्लीट करूं तो मुझे आपसे मिले। तो उसी के लिए मुझे आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए। और इसके साथ मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक मिनट में आप लोग भी, क्योंकि आप लोग बहुत बिजी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप भी एक मिनट में अपने जो भविष्य के आपके जो प्रोग्राम हैं वो सबको बता दें, क्योंकि काफी दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं,
तो ये एक हमारा ही नहीं, सभी लोगों का बहुत भला होगा। धन्यवाद। रावत साहब, भीष्म जी का एक सुझाव था जो विशेषतर शायद उस समय आप सुन नहीं पाए थे। उनका सुझाव था कि आप शुक्र नीति जो है उस शुक्र नीति को भी लोगों तक पहुंचाएं, युवाओं तक पहुंचाएं, उसकी जानकारी पहुंचाएं, तो वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, युवा पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। ये उनका सुझाव है। और दूसरा, अवश्य सर, अवश्य, मैंने वो नोट कर लिया सर। जैसे ही मुझे इसका वक्त मिलता है, क्योंकि थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तो वो रिसर्च मैं करके और एक ऐसी बुक जो उसका निचोड़ हो, क्योंकि आपने बार बार एक बात को बोला है कि सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल हैं। आजकल की भौतिकतावादी जो संस्कृति है और जो गतिविधियां हमारी हैं, इसमें हमारे पास किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि हम उन बड़े बड़े ग्रंथ को पढ़ें। वो हमारे असेट हैं, वो हमारी पहचान है। लेकिन अगर उनका सार हमें मिल जाए तो अवश्य ये सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं अवश्य इसके ऊपर प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव ये होगा, जो आपकी बात से मुझे लगा, आप दोहा पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोहा बहुत सरल नहीं है। बहुत, वो तो गागर में सागर भरने वाली बात है। तो वो काम आप कर रहे हैं, उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन जो अपनी बात कहने की शैली आपके पास इस पुस्तक में हमें देखने को मिली है, वो उस रूप में, उस शैली में आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि दोहा का अपना एक मीटर बिल्कुल अलग है और उसके जीवन अनुभव दूसरे तरह के होते हैं। तो मेरा ये एक सुझाव होगा कि जब ये दूसरे जो मैनेजमेंट के जो तौर तरीके हैं, जो बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आज महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उस पर आप जरूर काम करें। तो यही मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जहाँ तक आपने सवाल किया कि आगे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुसुम जी आपकी क्या योजना है, तो एक लाइन में अपनी बात कहिएगा। जी सर, मैं बच्चों पे काम करती हूँ और उनकी सुरक्षा मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और मेरी नज़र से अगर आप देखें तो एवरी चाइल्ड इज वेरी प्रेशियस, बहुत कीमती है, चाहे वो किसी बहुत संपन्न घर से हो या फिर रिक्शे वाले का बच्चा हो। उनकी सुरक्षा में काम कर रही हूँ। 3 चीजें अगर हमारे बच्चों को मिल जाए, एजुकेशन और उनकी सुरक्षा और उनका जो खान पान है, अगर ये 3 चीजें उनको सही तरीके से मिलती है, तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों में इतने गुण हैं, इतना कैलिबर है कि वो निखर के वो बहुत आगे आएंगे और हमारे देश की तरक्की के लिए वो सहायक होंगे। और छोटी छोटी कविताएं और कहानियों के माध्यम से, कि हमारे आसपास बहुत सारी महिलाएं दिखती हैं मुझे जो बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनकी जो परेशानियां हैं, जो उनकी जो प्लस और नेगेटिव पॉइंट है, वो समाज तक पहुंचे। तो छोटा सा लिखने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ। सर यही है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आदरणीय, आप भी अपनी बात कह दीजिए। ओवर इंडिया में आपसे पुलिस सेल के लिए मैं कार्यरत हूँ। मैं मतलब उसको मैं चाहती हूँ कि वो अलग से बच्चों के लिए पुलिस सेल हो, ताकि उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें पेरेंट्स को किसी का फेस ना देखना पड़े। जी जी, बहुत धन्यवाद। आदरणीय, आप अपनी बात कहिएगा। हाँ जी, मेरा तो जो है शुक्र नीति पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, बट वो शॉर्ट नहीं है, बड़ा लंबा है वो। कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को शुक्र नीति पढ़ के क्या मिलेगा। मतलब एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, एक बॉस को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, मैनेजर हो, उसको शुक्र नीति से क्या मिलेगा, उसमें थोड़ा बहुत मेरा काम चल ही रहा है, और वो बड़ा लंबा है, वो कोई वो नहीं है। उसको मैं सीईओ लॉजिक बोलता हूँ, सीईओ विज्ञान, वो बेस्ड ऑन शुक्र नीति। दूसरा मैं जो काम कर ही रहा हूँ, और वो चरक संहिता का गढ़वाली अनुवाद, मतलब ए से लेकर के एंड तक पूरा अनुवाद कर रहा हूँ, और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। दूसरा मैं कर रहा हूँ भरतनाट्य शास्त्र का गढ़वाली अनुवाद। तीसरा, गढ़वाल और कुमाऊं के जो घर हैं, जो उनमें कास्ट कला, वो मेरा अच्छा उसका फेसबुक में लोग पढ़ रहे हैं। आई थिंक कुसुम जी आप पढ़ती हैं शायद ना थोड़ा बहुत, तो
मतलब जो हमारे घर थे पहले, उसमें तिवारी थी, छाछ थे, उनमें एक कास्ट कला, एक पिक्युलर कास्ट कला है, उस पर काम कर रहा हूँ। वो ये पूरे हो जाए तो मैं समझ लूंगा कि मेरा जीवन पूरा हो गया। जी, हम आपका स्वागत करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये तमाम चीज़ें आप हमें, हमारे पाठकों को, हमारे समाज को अवदान के रूप में देंगे। जहाँ तक मेरा है, मैं तो सृजनात्मक लेखन ही करता हूँ, उपन्यास, कहानियाँ, ये सब लिखता हूँ। और मेरे जो केंद्रीय जो परिवेश जो रहता है वो पहाड़ रहता है। पहाड़ के जनजीवन को मैंने रखने की लगातार कोशिश की है, और उसमें भी जो महिलाओं का वहाँ का संघर्ष है, वहाँ के दलितों का जो संघर्ष है, या पहाड़ का जो समग्रता में पूरा जीवन है। मैं व्यक्तिगत किसी एक उस पक्ष को लेकर उस तरह की बात अपनी रचनाओं में नहीं करता, पूरे समग्रता में पूरे पहाड़ को लेकर अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ। तो अब जल्दी ही मेरा एक नया उपन्यास आने वाला है, अपने अरण्य की ओर। और इसके साथ साथ नाटक भी लिख रहा हूँ, और फिल्म के लिए स्क्रिप्टिंग का काम भी करता ही हूँ। बस ये थोड़ा बहुत काम चल रहा है, ये थोड़ा भी है और बहुत बड़ा भी है। तो बस यही थोड़ी सी जानकारी है। बाकी रावत साहब, आप लगभग हम सब लोग अपनी बात तो कह ही चुके हैं, और समय भी मुझे लग रहा है कि हो चुका है। तो कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई राव जी। आप में से सभी लोग बहुत व्यस्त हैं, बहुत बड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, और जिस तरह से आप लोगों मुझे समय मिला आज, मैं उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ और विश करता हूँ कि आगे भी आप अच्छी तरह से जब भी मुझे जरूरत मिलेगी, आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों का विशेष मुझे मिलते रहे। तो इसके साथ साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।